मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज के यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन डिस्कशन क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जिनका कि विषय मनोविज्ञान है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग डिस्कशंस। लेकिन डिस्कशंस यहाँ पर एक काम आप लोग को ज़रूर करना है कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि मनोविज्ञान के बच्चे जो है हम लोग के पास अभी कम है, और यदि उन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है तो डियर फ्रेंड्स मैं इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपको अवेलेबल करा दूंगा कि आप भी अपने अंदर ज्ञान की पूंगी बजा देंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता मनोविज्ञान के विषय में। और उसके अलावा डियर फ्रेंड्स देखिए, आर्ट साइड के, साइंस साइड के और अदर साइड के जो बच्चे हैं उनकी भी तैयारियां रेगुलर इस चैनल पर कराई जाती है। उसके साथ ही साथ जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको भी रेगुलरली जो है मार्गदर्शन किया जाता है। उनको भी निश्चित तौर पर जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ हैं, इस चैनल पर नियमित तौर पर दी जाती है। तो साइकोलॉजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया सेशंस, सब एक से बढ़कर एक प्रश्न है, और जल्द ही मैं मनोविज्ञान पर भी आप लोगों को एक बड़ा लेक्चर भी दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल में हम लोग आज का इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग सभी के सभी जो प्रश्न शामिल किए गए कंडीशंस वो एक से बढ़कर एक हैं, और निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए लिसन्स, पहला आप लोगों का प्रश्न क्या है यहाँ पर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतवर्ष में समूह तनाव के विभिन्न रूप क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिसन्स। भारतवर्ष में समूह तनाव के विभिन्न रूप क्या हैं? तो आइए चलिए जानते हैं हम लोग कि समूह तनाव के बारे में अगर बात करें हम लोग। देखिए अगर बात हो रही है यहाँ पर समूह तनाव के, तो देखिए लिसन्स, समूह तनाव कोई एक दो कारण नहीं है बल्कि कई कारण होते हैं। देखिए पहला जैसे क्या हो गया, जाति हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, धर्म हो गया, संप्रदाय की बात हो गई, क्षेत्र की बात हो गई, भाषा की बात हो गई, संस्कृति की बात हुई, उसके साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की बात हो गई। तो ये सभी के सभी जो रिलेशंस होते हैं वो व्यापक रूप से क्या करते हैं, समूह तनाव को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना? ये सभी की सभी चीज़ जो हो गई वो समूह प्रभाव को क्या करती हैं, समूह तनाव को प्रभावित करती हैं। जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र हो गया, भाषा हो गया, संस्कृति हो गई, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो भी रहता है वहाँ का, वो वहाँ के उस जैसे भारतवर्ष की रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो आप लोग तो जानते हैं कि आर्थिक जैसा राजनीतिक स्थिति जो होती है वो विशेष रूप से देखा जाए तो और बड़े पैमाने पर समूह तनाव के रूप में उभर कर सामने आती है। देखिए डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें और अगर बातों को यहाँ पर देखा जाए तो विभिन्न आधारों को लेकर समूह निर्मित हो जाते हैं, मतलब अपने तरीके से विचारधाराएं लोगों की बन जाती है। सामाजिक विचारधाराएं, आर्थिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं, जातिगत विचारधाराएं हो गई, वर्गवाद हो गया, धर्मवाद हो गया, संप्रदायवाद हो गया, क्षेत्रवाद की बात हो गई, भाषावाद की बात हो गई, संस्कृति की बात हो गई। तो इन सभी के आधार पर जो होता है वो समूह तनाव देखने को निश्चित तौर पर मिलता है। इन समूहों के देखिए क्या होता है, निहित स्वार्थ तथा क्षुद्र मानसिकता के कारण पारस्परिक द्वेष तथा विरोध पनपते हैं, जिससे समूह तनाव उत्पन्न होता है। देखिए ये मैंने पहले बताया कि क्षुद्र मानसिकता, तुच्छ मानसिकता की सोच रहती है डिस्टेंस। इसको वर्तमान में अगर कहा जाए, शिक्षित अगर आप हैं तो सीधा-सीधा क्या कहता है इनको, निहित निहित जो स्वार्थ था, क्षुद्र मानसिकता के कारण क्या होता है, पारस्परिक द्वेष तथा विरोध पनपते हैं, जिससे समूह तनाव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? ठीक है, इसको याद रखिएगा, समूह तनाव इसकी वजह से क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ये आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। पहला ही प्रश्न जो है बहुत एकदम मज़ेदार प्रश्न है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन को आगे लेकर, लेकिन सेशंस फटाफट से इस चैनल को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब यदि चैनल पर नए हैं तो, और फटाक से इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पर्यावरणीय मनोविज्ञान के बारे में बात की जाए, पर्यावरणीय मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या मेरिट्स हैं पर्यावरणीय मनोविज्ञान की, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न में डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर बात हो रही है पर्यावरणीय मनोविज्ञान की, जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल। देखा जाए तो ये मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा है। मतलब मनोविज्ञान में क्या किया गया, पर्यावरणीय मनोविज्ञान को अभी देखा जाए तो ये नवीनतम शाखा के रूप में इसे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसका विकास जो था 20वीं सदी के 7वें दशक उत्तरार्ध और 8वें दशक के पूर्वार्ध में हुआ। इसकी पृष्ठभूमि में विश्व के जागरूक वैज्ञानिकों एवं सामाजिक चिंतकों की पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न जो मानव के लिए जो दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन पर विशेष रूप से लेकर बात किया गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए उत्पन्न मानव अस्तित्व के संकट के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता की बात की गई। ठीक है ना? तो ये मनोविज्ञान के इसलिए बारे में जोड़ा गया इसको। पर्यावरणीय मनोविज्ञान की मतलब मनोविज्ञान का साइकोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ता है, अगर देखा जाए तो कितने
कितने बड़े पैमाने पर ये लोगों को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आप लोगों का डिस्कशन। और देखिए ये जो प्रश्न था, क्या आप लोगों का पर्यावरणीय मनोविज्ञान की विशेषताएं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखिए 30, प्रश्न संख्या 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3, भाषावाद के निराकरण में के कोई 4 उपाय लिखिए। भाषावाद के निराकरण के कोई 4 उपाय लिखिए। देखिए पहली डिस्कशन जो बात महत्वपूर्ण निकल कर आती है इसमें, राष्ट्रीय भाषा का विकास एवं राष्ट्रीय समर्थन। देखिए यहाँ पर क्या जाता है, हिंदी हम लोग की राष्ट्रभाषा है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में है, लेकिन स्वीकृति क्या है, कई राज्यों में क्या है, लोग अभी भी क्या है, हिंदी से लोग परिचित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से डिविजन्स क्या है, राष्ट्रीय भाषा का या राष्ट्रीय समर्थन में हम लोग अपना भरपूर सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो भाषावाद के निराकरण में कोई क्या किया जाए, पहला क्या किया जाए, महत्वपूर्ण बात जो आती है, राष्ट्रीय भाषा का विकास एवं राष्ट्रीय समर्थन दिया जाए। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या आती है, क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे कहीं का भी है, जैसे आउटर साइड का ये भाषा हो गया, गांव की भाषा हो गई, भोजपुरी भाषा हो गई, हिंदी भाषा हो गई, खड़ी बोली हिंदी हो गई, अवधी भाषा, मतलब जितने भी भाषाओं के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान एवं प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तीसरी डिस्कशन देखिए महत्वपूर्ण बात इसमें क्या होती है, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद का विरोध। ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद का विरोध अगर किया जाए तो भी समझ लीजिए ठीक ठाक है। चौथी जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें शामिल किया जाता है, सांस्कृतिक जो होता है विनिमय होता है, ठीक है। निराकरण के उपाय में देखा जाए तो सांस्कृतिक विनिमय होता है। पांचवा देखिए महत्वपूर्ण क्या है, राजनीतिक उपाय। और छठवां जो है आप लोगों का सही सोच का प्रचार प्रसार करना। ये भी भाषावाद के निराकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, क्या, सही सोच का प्रचार प्रसार करना। भाई जाहिर सी बात है, जानते हैं आप लोग कि प्रचार प्रसार भी अगर चीज़ों का होता है तो वो भी बड़े स्तर पर व्यापक प्रभाव से प्रभावित करता है लोगों को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 4 की ओर। लेकिन डिस्कशन आप लोग को एक बात बताते चले कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर मिलेगा आप लोग को 950 690 227। उस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, कुछ नहीं करना, आप लोग को एक व्हाट्सएप मैसेज डालना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर जाएंगे डिस्कशन, तो आप लोग को अदर सब्जेक्ट के जो है प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देख सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए डिवोशंस, क्योंकि याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डिवोशंस आप लोगों के सहयोग से डिवोशंस ये जो चैनल है वो अपने मुकाम पर पहुंचेगा। जब तक आप लोग का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक समझ लीजिए ये कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका जो विकास है वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। व्यक्तिगत विघटन के क्या कारण हैं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत विघटन के क्या कारण हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो सामान्य रूप से क्या किया जाए, व्यक्तिक विघटन व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार का सामूहिक या सामाजिक मूल्यों के बीच संघर्ष का परिणाम है। भाई जाहिर सी बात है, पर्सनालिटी जानते हैं दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही देखा जाए तो ये व्यापक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पर्सनालिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बात करें तो सामान्य रूप से क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, विघटन व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार तथा सामूहिक मूल्यों के बीच संघर्ष का एक परिणाम है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, संघर्ष का परिणाम है। इस प्रकार क्या होता है, व्यक्तित्व विघटन उस स्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को मान्यता नहीं देता। सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को क्या किया जाता है, मान्यता नहीं दिया जाता है, बल्कि जो इसमें विशेष रूप से जो बदलाव देखा जाता है, देखिए मूल्यों और आदर्शों को मान्यता नहीं दिया जाता, साथ ही अपने लिए ऐसे व्यवहार प्रतिमानों को जन्म देता है जो समाज स्वीकृत नहीं करता है, ठीक है ना। जो समाज में स्वीकृति नहीं मिलती है वैसे व्यवहारों का क्या होता है, जन्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्तित्व विघटन होने लगता है, ठीक है ना। तो जब भी व्यक्ति का क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति होता है और व्यक्ति के सम्मुख जो है वो अजीबोगरीब तरीके से मतलब घटनाएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक मूल्यों और आदर्शों की मान्यता को नहीं देता और साथ ही अपने लिए ऐसे व्यवहार का उनके प्रतिमानों को क्या करता है, जन्म देता है जो समाज स्वीकृत नहीं करता है, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न भी जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या जो 5 यहाँ पर दिया गया, सेल्डन। देखिए सेल्डन का जो दिया गया है शारीरिक व्यक्तित्व को इन्होंने बताया था क्वेश्चन, वो शारीरिक बनावट के आधार बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मैं कभी आप लोगों के साथ
मैं कोशिश करूँगा डिस्कशंस कि ये जो सेल्डन रीडिंग है आप लोगों को मैं इसको विस्तृत में भी आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को डिस्कशंस हम लोगों ने इसका जो लेक्चर हम लोग को मिला था वो बीएचयू जैसे फैकल्टी से मिला डिस्कशंस, इसलिए बड़ा मज़ा आता है ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट भी जो है अपने आप में बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है? और साइकोलॉजी की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बीएचयू में वाक़ई में डिस्कशंस कराई जाती है, देखा जाए तो। और वहाँ का गज़ब का है एनवायरनमेंट भी, एजुकेशन का देखा जाए तो। और ये तो महत्वपूर्ण साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में डिविज़न जो परीक्षण कराए गए थे, हम लोग उन परीक्षणों में भाग लेते थे, बड़ा आनंद आता था उन परीक्षणों में। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां हम लोग का प्रश्न क्या है? सेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार को बताइए। सेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार कौन-कौन से डिविज़न्स, इसके बारे में क्या करना है यहाँ पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। ये प्रश्न संख्या हम लोग का 5 हो जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं सैंडल। सैंडल को मैंने पहले ही कहा कि शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने देखिए अपना क्या विचार दिया था। देखिए इस बात हो रही है सैल्डन की, तो 3 प्रकार के इन्होंने व्यक्तित्व को बताया था। किसने बताया था डिविज़न? सैल्डन ने। शारीरिक अगर आकार पर देखा जाए तो इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया था। कौन था पहला? देखिए एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक पहला था, दूसरा क्या था? मेसोमॉर्फिक था और तीसरा जो था एक्टोमॉर्फिक था। ठीक है ना? क्या था? एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक याद रखिएगा पहला। दूसरा क्या था डिविज़न्स? मेसोमॉर्फिक, दूसरा क्या था? मेसोमॉर्फिक और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण रीडिंग था रिलेशंस वो था एक्टोमॉर्फिक। तो ये 3 प्रकार के क्या थे? शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व थे। अगर बात करें हम लोग पहले वाले में यहाँ पर एंडोमॉर्फिक के बारे में, तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या था? इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति जो थे गोल-मटोल तथा नरम होते हैं। तो एंडोमॉर्फिक में क्या था? इस प्रकार के जो शारीरिक गठन वाले होते व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं? गोल-मटोल और नरम होते हैं। ठीक है? ये पहली बात हो गई आप लोगों की। दूसरा जो हो गया मेसोमॉर्फिक, ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। ठीक है? गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। ठीक है ना? और तीसरा जो है यहाँ पर एक्टोमॉर्फिक, इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति जो होते हैं दुबले-पतले तथा कमज़ोर शरीर वाले होते हैं। दुबले-पतले और कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति। तो और ये देखिए मुख्य रूप से जो होता है वो ज़्यादा घुल-मिल कर रहना भी पसंद नहीं करते हैं। मेसोमॉर्फिक में भी ऐसे देखा गया है। लेकिन एंडोमॉर्फिक जो होता है ये यहाँ पर गोल-मटोल वाली बात, जो नरम वाली बात हो गई, तो इनका देखा जाए तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं और विस्तृत में अगर बात करेंगे वैसे तो ये देखिए मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए उसमें तो कई प्रकार की हेडिंगें जोड़ी जाती हैं। जैसे हँसी वगैरह की बात करते हैं लोग, कॉमेडियन तौर पर जो देखा जाता है। और ये क्या आ जाता है कि मिल-जुल कर मतलब लोगों को रखना, जैसे उसमें साथ में रहना, ठीक है ना? ये बातें भी उसमें जोड़ी जाती हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर अकेले रहने की जब बात होती है तो वहाँ पर आगे जो प्रकार उसमें बात करते हैं, उसमें डिस्कशन से हम लोग डिस्कशन में बात करेंगे पूरा कंप्लीट। तो अभी फिलहाल में जो मैं प्रश्नों का डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों को अति लघु, लघु के सेंस में बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अति लघु के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए छठवां जो प्रश्न है क्या है? समूह तनाव से क्या आशय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समूह तनाव क्या होता है डिस्टेंस? उस स्थिति का नाम है जिसमें समाज का कोई वर्ग क्या होता है या कोई संप्रदाय होता है, जो कोई धर्म जो होता है, कोई जाति होता है या कोई राजनीतिक दल जो होता है दूसरे के प्रति भय, ईर्ष्या, घृणा का तथा विरोध से भर जाता है। मतलब एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, चाहे वो वर्ग के रूप में देखा जाए, संप्रदाय के रूप में देखा जाए, धर्म के रूप में देखा जाए, जातिगत देखा जाए, राजनीतिक दल के आधार पर देखा जाए, तो दूसरे के प्रति भय पैदा हो जाता है। यानी एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीति के प्रति, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति, एक जात का दूसरे जात के प्रति। और तो ये क्या किया जाता है? एक भय पैदा हो जाता है, एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है, एक घृणा पैदा हो जाती है, जो विरोध से भर जाता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं समूह तनाव। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक रख लीजिएगा डिस्टेंस, इस प्रश्न को भी। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो है डिस्टेंस, जो प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सभी के सभी जो प्रश्न होंगे आप लोगों को लाभान्वित जरूर करेंगे। देखिए समूह तनाव, तो ये वही प्रश्न है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हमें आगे हम लोग जब बात बढ़ते हैं यहाँ पर तो देखिए समूह तनाव में अगर और इम्पोर्टेंट बातें अगर जोड़नी हो तो यहाँ पर भारतीय समाज में पाए जाने वाले समूह तनाव के मुख्य रूप क्या है? जातिगत समूह। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण बात होता है डिवीजन, देखिए जातिगत समूह तनाव की बात होती है जो जाति के आधार पर होता है। भाषागत समूह तनाव जो भाषाओं के आधार पर होता है, जैसे कोई संस्कृत को कह रहा है, कोई हिंदी को कह रहा है, कोई उर्दू कह रहा है, कोई अंग्रेजी को कह रहा है, कोई मराठी को कह रहा है, कोई तमिल को कह रहा है। तो अपने अपने क्षेत्रीयगत भाषा के आधार पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में मध्य जो होता है तनाव का कारण बन जाता है ये, तो उसे भाषागत समूह तनाव हम लोग बोलते हैं। जातिगत तो आप लोग समझ ही गए। क्षेत्रगत समूह तनाव होता है, सांप्रदायिक समूह तनाव होता है। तो रिलेशंस ये होते हैं जो मुख्य रूप से प्रकार हैं सामाजिक समाज में देख पाने जाने वाले समूह तनाव के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होते हैं वो समूह तनाव देखने को
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है हम लोग का डिस्टेंस आगे जो है, ये जो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। ये नंबर जो आप लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है और निश्चित तौर पर आप लोगों को ये लाभान्वित करने वाला नंबर है। तो डिस्टेंस इस नंबर से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर देखिए एकदम सीधा-सीधा है 950 690 285 7। तो इस नंबर पर जाइए डिस्टेंस और व्हाट्सएप मैसेज करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ वगैरह जो रहेगा, पीडीएफ वगैरह रहेगा, वो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा इस चैनल पर, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना काम आप लोग ज़रूर कीजिए कि से इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित ज़रूर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर से पढ़ना भी है और शेयर करते रहना भी है और गली-गली में शोर भी मचाना है डिस्टेंस डीजे सर चैनल का। तो और ये जो नंबर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है, ठीक है? तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चैनल के प्रति जो है अपना सहयोग ज़रूर दिखाएँगे डिस्टेंस और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं यहाँ प्रश्नों की सीरीज़ में। देखिए प्रश्न हम लोग का अगला क्या है? समूह तनाव के 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए समूह तनाव जो होता है तो 4 मनोवैज्ञानिक मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए पहली जो महत्वपूर्ण बात होती है लिसनर्स, पूर्वाग्रह होता है। मतलब क्या करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ों का पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ये हमारा पूर्व का आग्रह होता है। पहले ही हम लोग ये बात का आग्रह कर लेते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ें होंगी। तो समूह तनाव में देखिए पहला तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है वो पूर्वाग्रह होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति हो भ्रामक विश्वास होता है, अंधविश्वास की तरह होता है या भ्रामक कुछ समान हम लोग का विश्वास बना होता है, रूढ़ियाँ होती है और प्रचार होता है। ये भी कहीं न कहीं से समूह तनाव के प्रमुख कारणों में मनोवैज्ञानिक कारण एक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण समालोचना क्या कहलाती है, मिथ्या दोषारोपण। कभी-कभी क्या होता है, एक-दूसरे के प्रति लोग जो होते हैं, वो मिथ्या दोषारोपण भी करते हैं। ये भी कहीं न कहीं से जो होता है, समूह तनाव के कारणों में एक है। चौथा जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल किया जाता है, व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएँ। भाई ज़ाहिर-सी बात है, कहा जाता है कि व्यक्तित्व और व्यक्तिगत देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ भी लोगों के अंदर हैं। भाई जितने व्यक्ति मिलेंगे, जितने इंसान मिलते हैं व्यक्ति धरती पर, तो सभी लोगों में कुछ न कुछ विशेषताएँ और सभी लोग एक-दूसरे से क्या है, किसी न किसी मायनों में, किसी न किसी रूप में वो एक-दूसरे से डिफ़रेंस ज़रूर रखते हैं, ठीक है? तो यही चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है डिस्टेंस, वो भी कहीं न कहीं से समूह का तनाव का कारण बनता है। जैसे कहा गया कि कोई किसी बात को लेके कहता है कि हाँ भैया ये काम ऐसे होना चाहिए, फिर कोई कहा नहीं भैया ये काम ऐसे होना चाहिए, तो बाद में क्या होता है, उनका आपसी एक समूह तनाव बन जाता है, उनके बीच में तनाव पैदा हो जाता है कि मैंने जब इस बात को कहा तो इसमें मेरी बातों को नहीं सुना गया या मेरी बातों को जो है महत्व नहीं दिया गया। तो ये देखिए समूह तनाव के प्रमुख कारणों में तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जिसमें कि ये चारों जो थे आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में एक है। ठीक है डिस्टेंस, और निश्चित तौर पर ये पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसी के साथ ही डिस्टेंस आज का हम लोग का ये महत्वपूर्ण सेशन यहीं पर समाप्त भी होता है, लेकिन हम लोग यहीं पर ये समाप्त नहीं करेंगे। अभी हम लोग की लड़ाई लंबी जारी रहेगी और बोर्ड एग्जामिनेशन की पूंजी बजाने वाला रेसेंस बोर्ड पर वार अब की बार बोर्ड पर वार इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी रेसेंस जब आप लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। तो रेसेंस इस नंबर का भरपूर लाभ खुद भी उठाइए और लोगों को भी जो है इस नंबर से लाभान्वित जरूर कराइए। यदि क्लास 10th में आप हैं तो क्लास 12th वालों पर, क्लास बच्चों पर, क्लास 12th में हैं आप तो क्लास 10th वाले बच्चों पर, और यदि आप आर्ट साइड के हैं, यदि आपके फ्रेंड साइंस साइड वगैरह में आर्ट साइड वाले हैं तो उनको तो शेयर करिए ही। यदि साइंस साइड के भी हैं तो उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में, और साथ ही साथ जो अदर कॉमर्स साइड के बच्चे हैं उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो रिसर्च और जो अदर स्टेट, ये नहीं है क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज से बात होती है। ये चैनल रिसर्च देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का है, लेकिन तो इस पर जो काम किया जाता है वो मुख्य रूप से इस प्रकार से एनसीईआरटी बेस्ड पर काम किया जाता है, जिसमें कि जो आपका उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आप लोगों का मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी के सभी उधर झारखंड तो आप लोग का मिल ही रहा है। तो ऐसे 5-7 जो राज्य हैं, वहाँ के डिविजन्स पहले से भी जुड़े हुए हैं और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ पर भी बात हम लोग नियमित तौर पे करते हैं और ये जो प्रश्नों की सीरीज़ है, वो उनको भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगी। जिस प्रकार से ये यूपी बोर्ड के बच्चों को लाभान्वित कर रही है, सेम टू सेम उसी प्रकार से उन बच्चों को भी लाभान्वित ज़रूर करेगी। तो डिविजन्स इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इन नंबरों से लाभान्वित ज़रूर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।
मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन अब आप लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तो समझ लीजिए एकदम आपके तुरंत सामने ही है। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है साइकोलॉजी का, जिसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं, और ये क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और ड्यूरेशंस निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न जो आया आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न सेलेक्ट किया गया ड्यूरेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न के बारे में मैं इस प्रकार से आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, जिसमें कि आप लोगों का अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, ये तीनों के तीनों जो सीरीज हैं वो शामिल हो जाएंगे। और कोई बहुविकल्पी भी हो सकता है, घूमे फिरे नाचते गाते, वो भी एक आप लोगों का कहीं ना कहीं से मैच कर जाएगा। तो लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। ठीक है। और एक काम आप लोग बस जरूर कीजिएगा कि यदि सेशन थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा अब की बार बोर्ड परिवार, तो अब की बार बोर्ड परिवार की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोगों का ही भरपूर सहयोग मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग। देखिए, मनोविज्ञान का है, क्लास 12th के बच्चों के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक यदि आप करते हैं डिस्कशन तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेट करते रहना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और आप भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं डिस्कशन केवल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। अल्पकालिक स्मृति क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है अल्पकालिक स्मृति। ये डिस्कशन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो कि जब यहाँ पर एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन पेपर से भी देखा गया तो ये प्रश्न को शामिल किया गया है। अल्पकालिक स्मृति क्या है? अल्पकालिक स्मृति की जो विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? विशेषताओं के बारे में बात करें हम लोग। इसके प्रकार बताइए। देखिए, अल्पकालिक स्मृति के प्रकार क्या हैं और इसके अध्ययन की विधियां क्या हैं। देखिए प्रश्न आप लोग का एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न और चार प्रश्न। समझ लीजिए कि इस प्रश्न में आप लोग का 4 अति लघु है, 2 आपका लघु उत्तरीय है और 1 दीर्घ उत्तरीय है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस, और बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से। जो ये मनोविज्ञान के मेडिसिन और भी जो लेक्चर दे रखे हैं इम्पोर्टेंट, आप उसको प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे तो मिलेगा आप लोग को डीजे सर चैनल पर। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस अल्पकालिक, और इससे पहले आप लोग डिस्कशन यदि स्मृति के बारे में जानते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी परिभाषा भेज सकते हैं अपने विचार में, स्मृति किसे कहते हैं। मेरा एक छोटा सा आप लोगों से प्रश्न भी है, अल्पकालिक स्मृति का अर्थ क्या होता है? देखिए, अल्पकालिक नाम से ही पता चला है अल्पकालिक स्मृति। देखिए, अल्प का मतलब होता है, अल्प को जानते हैं कम, कालिक का मतलब जो समय होता है, अवधि होती है, और स्मृति का मतलब हो गया बोध, जो याद रखना, जो आपके ज्ञानेंद्रिय बना रहे, याद में बना रहे ना, जो बहुत कम अवधि के लिए होती है। अल्पकालिक स्मृति उसे कहते हैं, ऐसी स्मृति जो बहुत कम अवधि के लिए होती है उसे हम लोग अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। ठीक है। व्यक्ति किसी का मोबाइल नंबर याद कर लेता है। भाई जाहिर सी बात है, यदि जैसे आप लोग को मिल जाए नंबर मेरा ही 950 690 285 7, जैसे मैं तो ये पार्टिकुलरली बार बार यूज कर रहा हूँ, मुझे याद है। लेकिन यदि आप लोग को ये नंबर याद रखना होगा, जैसे दिखा दिया गया हाँ भैया ये नंबर है, अब आप लोग याद कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब वो सोचता है तो नंबर डायल किया जाए, परंतु वह नंबर क्या कर जाता है? भूल जाता है। निश्चित तौर पर देखने को मिलता है कुछ लोगों का नंबर जब आप लोग कभी कभी अपने मोबाइल में डायलिंग में लिख भी देते हैं, लेकिन जब कट कर देते हैं तो वो नंबर आप लोग के दिमाग से गायब हो जाता है। तो वो कहीं न कहीं से आप लोग के जो है अल्पकालिक स्मृति में है वो। वो बातें जो थी, वो घटना जो थी, वो कहाँ पर थी? आपके अल्पकालिक स्मृति में थी। ठीक है? और वो आपके अल्पकालिक स्मृति को दर्शाता है। चलिए देखिए, नंबर भी मैं आप लोग को, देखिए आप लोग भी कहीं ना भूल जाएँ, इसलिए मैं यहाँ पर नंबर भी आप लोग को सामने दिखा रहा हूँ। देख लीजिए इसे और याद रखिएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है अब आप लोग के लिए, आप लोग के नियर, तो थोड़ा-सा अपने प्रति हो जाइए आप सभी लोग केयर। अपनी केयरिंग भी ज़रूरी है, और ठंडी का मौसम आ गया है, बिल्कुल आप लोग को हर समय सुलाएगा, तो सोइए नहीं, सोएंगे तो आपका परसेंटेज भी सो जाएगा। तो कभी-कभी इंसान को डर भी रखना चाहिए कुछ चीज़ों का कि हाँ, ज़िम्मेदार होना चाहिए अपने प्रति, तो तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन बेहतर कर पाएँगे। देखिए, चैपलिन के बारे में अगर हम लोग बात करें, चैपलिन से ने क्या बताया था अल्पकालिक स्मृति को? चैपलिन ने कहा था कि अल्पकालिक स्मृति उस स्मृति को कहते हैं जिसका सत्ता काल छोटा होता है। सत्ता का देखिए बातें वही हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, ये कोई अलग चीज़ बता रहा हूँ। ये सत्ता काल छोटा होता था जिसकी क्षमता भी क्या होती है? सीमित होती है। तो जो सीमित क्षमता के लिए होते हैं
और जो क्या होता है ड्यूरेशंस वो एक निश्चित समय अंतराल के लिए होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसे हम लोग आपका अल्पकालिक स्मृति। ड्यूरेशंस यहाँ पर देखिए मैंने जो आप लोग को अभी बताया यहाँ पर कि देखिए नंबर दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर 950, 690, 222, 7 नाम का। इसे तो पूरा यूपी के साथ-साथ जो अदर स्टेट के बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हैं उन सभी पे फैला दीजिए और 9, 10, 9 टू 12th बच्चों पर तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और 10th और 12th के लिए तो ये चैनल समझ लीजिए कि एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगा। और यूट्यूब पर ड्यूरेशंस आप लोग को फ्री लेक्चर मिल रहे हैं तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। देखिए चैपलिन के बारे में तो हम लोग बातें कर ली हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे लेकर अपने कंटेंट को, क्योंकि समय का भी अभाव है। समय को ध्यान में रखते हुए काम करना है हम लोगों को। देखिए एस के रेवर, तो एस के रेवर ने चैपलिन ने तो अपना बताया, तो एस रेवर ने क्या बताया था? अल्पकालिक स्मृति की क्षमता अपेक्षाकृत सीमित होती है। भाई जाहिर सी बात है, कम समय के लिए अगर तो क्या रहेगा ये? सीमित, अपेक्षाकृत सीमित होती है। लगभग 7 एकांशों की क्षमता होती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी-कभी ये भी पूछ देता है अति लघु में या तो बहुविकल्पी में कि कितने एकांशों की क्षमता होती है? इसमें तो 7 एकांशों की क्षमता होती है। एस रेबर ने बताया था इसके बारे में और ये नंबर आप लोग को दिख रहा है ड्यूरेशंस। मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि अल्पकालिक स्मृति में कहीं ये नंबर ना चला जाए आप लोग के। तो इसे ज़रूर आप लोग इस नंबर को ध्यान दीजिएगा और ये नंबर ड्यूरेशंस आप लोगों को आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही बेहतर परसेंटेज बनाने में, आपको टॉपर बनाने में और आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका निभा सकता है, यदि आप लोग थोड़ा-सा सतर्क हो जाएँ तो। तो बजा दीजिए डीजे सर के साथ मिलकर अपने अंदर ज्ञान की पूँगी, ताकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बाद आप लोगों को लुंगी पहन कर डांस करने का अवसर मिले, लुंगी डांस। अल्पकालीन स्मृति की विशेषताओं के बारे में हम लोग चल रहे हैं। देखिए अल्पकालिक देखिए एक प्रश्न तो आप लोग का हो गया, अति लघु में पूछा जाता या लघु उत्तरीय में पूछा जाता तो आप उतना मटेरियल अगर लिखते तो डिस्टेंस उतना पर्याप्त रहता है। अल्पकालिक स्मृति पर हम लोग जा रहे हैं अब। अल्पकालिक स्मृति की विशेषताएँ क्या होती हैं? देखिए बातें जो हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भाई स्मृति अगर किसी पर हम लोग बात करते हैं कि ये विशेषताएँ तो वो बहुत ही अपने आप में हेडिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए अल्पकालीन स्मृति का मतलब क्या होता है? संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं उसके आधार पर अगर कहा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ जो आप लोग का जो जिसके साथ हम लोग आप लोगों के साथ विवरण करेंगे, इसका डिस्कशन किया जाएगा। पहली देखिए यहाँ पर क्या है? पहला ही देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अति अल्प शक्ति काल। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो इसका अल्प समय के लिए होता है, तो अति अल्प शक्ति काल होता है इसका। सीमित स्मृति विस्तार होता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, सीमित स्मृति विस्तार का मतलब क्या है कि जब पूछा जा रहा है, थोड़ी देर बाद आप क्या कर जा रहे हैं इसको, आपके दिमाग में से वो निकल जा रहा है सीमित में अगर किसी पेज को दिखाया गया आपको, जैसे कोई घटना देखी आप अचानक, कोई कॉपी देख रहे हैं आप और उस वो प्रश्न को देखने के बाद, उत्तर पढ़ने के बाद दूसरा प्रश्न आप पढ़ने लगे, फिर उसका उत्तर। अब पहला वाला प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो निश्चित तौर पर आप तुरंत क्या हो जाएँगे? भूल जाएँगे उसे। और एक इंग्लिश में भी चैप्टर था फॉरगेटिंग, बड़ा जानदार था चैप्टर। फॉरगेटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है मनुष्य की, ये भी बहुत ज़रूरी है रहना। तीसरा देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर? रिहर्सल का अभाव। रिहर्सल का अभाव का मतलब क्या है डिस्टेंस? यहाँ पर रिहर्सल करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब जो भी रहते हैं यहाँ पर वर्कर्स या जो काम करने वाले या जिनको हम ये टास्क देते हैं तो वो रिहर्सल नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को एक नंबर दिखाया कि इस नंबर के बारे में बताइए, 950, 690, 227, ये नंबर मैंने आप लोग को दिखाया। फिर मैं ये नंबर तुरंत पूछूँ आपसे कि अपने नंबर बोलिए क्या था? अब मैंने रिहर्सल करने का मैंने आपको मौका नहीं दिया कि हाँ, इस नंबर को बाकायदे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तब इसके बारे में बताइए या उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुरंत आपसे ऑन द स्पॉट पूछ लिया। देखिए विघटन की संभावना होती है, ज़ाहिर-सी बात है भाई, विघटन का मतलब खत्म होना, समाप्त होना। तो ज़ाहिर-सी बात है जब स्मृति में सही से नहीं जा पा रही है अल्पकालीन समय के लिए तो उसका विघटन होना क्या है? स्वाभाविक है, तो विघटन की संभावना बनी रहती है। और प्रयासों के बीच अंतराल, देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रयासों के बीच क्या होता है? अंतराल, ये भी जो होती है इसका कहीं न कहीं से एक महत्वपूर्ण विशेषता में एक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रकार के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ही प्रकार होते हैं और दोनों आप लोग के सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर इस समय और दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर अलग-अलग आपसे पूछा जाए तो समझ लीजिए अति लघु का काम हो गया आपका, ठीक है? अगर दोनों पूछ लिया जाए तो समझ लीजिए बहुविकल्पी का हो ब लघु उत्तरी का हो गया। अगर पूरा पूछ लिया जाए तो दीर्घ उत्तरी का हो गया। तो है ना सेशन इम्पोर्टेंट? जिसमें लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के साथ बातें हो रही है और कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी के साथ। देखिए पहला जो है अल्पकालिक स्मृति के अगर प्रकार में देखा जाए तो पहला जो महत्वपूर्ण इसमें आता है तत्कालिक स्मृति। क्या होता है? तत्कालिक स्मृति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है इसमें यहाँ पर है क्रियात्मक स्मृति। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तत्कालिक स्मृति उसके साथ ही साथ क्रियात्मक स्मृति। अब ये दोनों क्या हैं? कैसे वर्क करते हैं? आइए इनको हम लोग समझते हैं।
दोनों लेकिन प्रकार आप लोग याद रखिएगा। अल्पकालीन स्मृति का प्रकार भी अगर पूछ दिया आप लोगों से तो ये नहीं कि पता चला वहाँ मुँह बा के बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे से आप लोग तैयार रहिएगा अपने प्रश्नों का या तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और एकदम सरल और भाषा में आप लोग को बताया भी जा रहा है। इसको निश्चित तौर पर आप अगर एक बार 2 बार सेशन को देख लेते हैं और इस सेशन को लिख भी लेते हैं तो और यहाँ पर इसका पीडीएफ वगैरह भी मैं आप लोग को दे दूँगा डिस्कशंस। कुछ नहीं करना आप लोग को, जो मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है उसी पर आप लोग को एक मैसेज डालना है व्हाट्सएप पर जाकर। तात्कालिक स्मृति देखिए क्या होता है। अधिगम की किसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति या व्यक्ति एक बार में जितने अंकों या अक्षरों को सही से दोहरा लेता है उसे तात्कालिक स्मृति कहते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, कुछ अंक हो गए, कुछ कोई इस अक्षर हो गए, तो उसको सही से दोहरा लेते हैं, लेकिन दोबारा जब पूछ लिया जाता है ना, तो वो तत्काल में तो उसको याद रहेगा। जैसे कोई वर्ड रहता है, जैसे मैं कोई पूछ दिया, जैसे इमीडिएटली माने होता है तुरंत, जैसे नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। मैंने कोई एक ऐसा वर्ड पूछा, जैसे IMMEDIATELY, मैंने कोई इस एक वर्ड मीनिंग दिया। अब उस वर्ड मीनिंग को तत्काल याद है, जैसे छोटे बच्चों के अंदर देखेंगे ज़्यादातर देखने को चीज़ मिलता है। वर्ड मीनिंग पूरा याद कर लेते हैं वो, बड़े लोगों में भी देखते हैं, स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलता है कि अगर पूछ लिया जाता है, कुछ टाइम के बाद अगर पूछो, उस समय है। तात्कालिक स्मृति में मतलब उसके बना हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो उसमें से गायब हो जा रहा है। तो डिस्टेंस ये तात्कालिक स्मृति का ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है? ये याद रखिएगा, तात्कालिक स्मृति की बात हो गई। अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं डिस्कशन करने आप लोगों के साथ, जो दूसरा महत्वपूर्ण है क्या, क्रियात्मक स्मृति। देखिए क्रियात्मक नाम से ही पता चल रहा है, क्रियात्मक, क्रिया तौर पर। यह वह स्मृति है जो सूचनाओं की छानबीन इस प्रकार करती है कि उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। देखिए छानबीन के आधार पर जो बात की जा रहा है, इसके आधार पर, छानबीन के आधार पर। यह वह स्मृति है जो सूचनाओं की छानबीन इस प्रकार करती है कि उसका स्वरूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक स्मृति कहते हैं। छानबीन करना जानते हैं, किसी भी कामों का रिसर्च करना, ये तो बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक है ना? तो ये भी एक क्या है, क्रियात्मक स्मृति में इस बात का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए अध्ययन की 2 विधियाँ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑडियंस आप लोग को कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, आप उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन आप 2-3 कामें करना छोड़ देते हैं, जिसमें कि इस चैनल का भी कुछ न कुछ उद्धार हो जाए, जिसका नाम है डीजे सर। तो उसके लिए ऑडियंस पहला जो आप लोग को स्टेप करना है, वो लाइक करना है, दूसरा क्या करना है, शेयर करना है और तीसरा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और उसके लिए कुछ भी पैसा आप लोग का नहीं लगता है ऑडियंस, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का। और इसका मैक्सिमम जो लाभ मिलता है, प्रॉफ़िट मिलता है, वो आप ही को मिलने वाला है। तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि कोई अच्छी चीज़ें आप लोगों पर भेज रहा है, तो उस अच्छी चीज़ को दूर तक फैलाना चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत ही बड़े-बड़े महापुरुषों ने इस बात को बताया भी है। तो अध्ययन की विधियों में अगर बारे में बात करें, देखिए तो पहली महत्वपूर्ण विधि कौन-सी है? अध्ययन की विक्षेप प्रविधि विधि, विक्षेप प्रविधि। दूसरा क्या है? छानबीन प्रविधि। दोनों देख लीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों दोनों कौन-कौन? पहला क्या था? विक्षेप था और दूसरा क्या है? छानबीन। तो अध्ययन की विक्षेप प्रविधि और दूसरा क्या है? छानबीन विधि। ये दोनों के दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। अब आइए इन विधियों पर हम लोग अध्ययन करते हैं। रिलेशंस यहाँ पर पूरा का पूरा बड़ा लंबा है, ये थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें मैंने पूरा कंटेंट आप लोग के लिए अच्छे से इकट्ठा किया हुआ है रिलेशंस, ताकि अगर ये दीर्घ-उत्तरी में भी पूछा जाए तो आप लोग एकदम अच्छे से समझा कर बता सकें एग्जामिनर को। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पीटरसन के द्वारा दिया गया था। ये जो क्या विक्षेप प्रविधि जो दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? ये जो था डिविशंस, वो अल्पकालिक स्मृति के अध्ययन के लिए विक्षेप प्रविधि, इसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन टेक्निक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, ये भी याद रखिएगा। पीटरसन एवं पीटरसन नामक मनोवैज्ञानिकों ने अल्पकालिक स्मृति के अध्ययन के लिए विक्षेप प्रविधि को अपनाया था। पहला तो देखिए 3 लाइन तो आपका ऐसे ही कट गया। इस विधि के अंतर्गत देखिए बात क्या किया गया था, स्मृति के अध्ययन के लिए संबंधित व्यक्ति के सम्मुख अदृष्ट विषय के एक बार प्रस्तुत किया जाता है। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार प्रस्तुत किया जाता है? एक बार प्रस्तुत किया जाता है। मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि एक बार नंबर दिखा के हटा दिया जाएगा। कोई भी डेफिनेशन है, एग्जाम प्रश्न है, उत्तर उसका दिखाकर हटा दिया जाएगा। अर्थात विषय को सीखने या याद करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। विषय को सीखने या याद करने का केवल एक अवसर मिलेगा तथा उसके उपरांत क्या किया जाएगा, व्यक्ति को तुरंत कोई अन्य विषय सीखने में लगा दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण व्यक्ति को पूर्व स्मरण किए गए विषय को मन ही मन दोहराने का अवसर भी नहीं हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए यहाँ पर। मतलब कि क्या है कि उसका रिपीटेशन नहीं हो पाएगा, उसे आप दोहरा नहीं पाएँगे। ये चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इस प्रश्न का, कि मतलब एक बार उसको व्यक्ति को तो मिलेगा, और इस परीक्षण का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और कारण पूर्व स्मरण में क्या है, मन ही मन दोहराने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है? ये चीज़ है।
तो ज़ाहिर-सी बात है जब चीज़ों को दोहरा नहीं पाएँगे तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा तुरंत। द्वितीय विषय में क्या होता है, सरल रहने के उपरांत व्यक्ति को पुनः पहले स्मरण किए गए विषय को सुनने के लिए कहा जाता है, सुनाने के लिए कह दिया जाएगा, भैया चलिए ठीक है, अभी जो आपने देखा उसको सुनाइए। बड़ा इंटरव्यू वगैरह जब देने जाएँगे आप लोग डिस्कस कभी ना, तो उसमें देखिए यही सभी चीज़ें होती हैं। बहुत से बड़े-बड़े जितने एग्ज़ामिनेशन हैं, जितने बड़े-बड़े और एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें कभी-कभी इन सभी चीज़ों का भी, इन टेक्निक का भी प्रयोग होता है। अर्थात उसकी धारणा के मापन का कार्य किया जाता है। मतलब उनकी धारण करने की क्षमता जो है, वो कितनी तेज़ है, कि स्क्रीन पर कोई चीज़ चल रही है, उसको देख के तुरंत उसके बारे में पूछ देना। अब बताइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण थाट दिया गया था रिसर्च मनोविज्ञान का पीटरसन एवं पीटरसन के द्वारा, जिसका नाम था विक्षेप प्रविधि, अल्पकालिक स्मृति पर आधारित थी। और देखिए यहाँ पर इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो नहीं हट पा रहा था हम लोग का ये पीडीएफ में, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें इसको जोड़ा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये क्या कह रहा है, ये बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पीटरसन ने निष्कर्ष क्या दिया था, विक्षेप प्रविधि विधि के आधार पर यानी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के आधार पर पीटरसन ने अपना क्या स्टडी दिया हुआ था। और इस वक़्त मुझे बहुत ही इस बात का बहुत गर्व रहता है कि मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को मैंने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फैकल्टी से मैंने पढ़ाया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट और इस पर रिलेशंस मैं कंटेंट थोड़ा कम दे पाता हूँ, लेकिन बड़ा जानदार लगता है ये विषय क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इस कंटेंट को बीएचयू से। बड़ा ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ेदार ये है मनोविज्ञान। पीटरसन ने अपने परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष और मैंने बहुत से परीक्षणों में भाग भी लिया था। जैसे बाकायदे बीएचयू जैसे फैकल्टी में जब आप पहुँचेंगे, तो मनोविज्ञान के पूरे प्रैक्टिकल कराए जाते थे। मैं बहुत से परीक्षणों में मैंने खुद भी भाग लिया था, खुद पार्टिसिपेट किया था। उसमें हम लोग का भी पता चलता था कि मेरा इतना इस परीक्षण में इतना परसेंटेज आ रहा है, इतना अंक आ रहा है। बड़ा आनंद होता था। पीटरसन ने अपने परीक्षणों के आधार पर देखिए क्या निष्कर्ष बताया था। 18 सेकंड के व्यवधान के उपरांत पूर्व विस्मरण किए गए विषय की धारणा केवल 10% रहती है। ये देखिए उन्होंने बताया बात कि 10% चीज़ें क्या होंगी, 18 सेकंड के व्यवधान के उपरांत अगर कहा जाए तो पूर्व स्मरण किया हुआ अगर कोई चीज़ रहेगा तो उसका केवल 10% हिस्सा ही व्यक्ति जो होगा वो बता पाएगा। 10% ही क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर उसके बारे में रह पाएगा या उसके बारे में वो उतनी चीज़ें क्या कर पाएगा, बोल पाएगा। तो उन्होंने इस ये विक्षेप प्राविधिक मेथड के आधार पर उन्होंने इस बात का पुष्टि किया। किसने? पीटरसन ने। अगर बाकी लोगों में पूछ दिया जाए बहुविकल्पी में कि विक्षेप प्राविधिक को किसने दिया था, तो पीटरसन ने। तो बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग घबराइएगा नहीं, उसको एकदम आसानी से और देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है डिस्टेंस सामने एकदम आप लोग को डीजे सर लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ठीक है? तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। तो फटाक से इसे कर दीजिए डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि थोड़ा बहुत अपनों का बोर्ड एग्जामिनेशन में भी करना चाहिए ज़रूर केयर, क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनेशन में जानते हैं कि एक कहावत सुने, एक गाना सुने आप लोग ना, जाए कि अकेला बना ला अपन जीवन, तो डिस्टेंस निश्चित तौर पर आप लोग को बनाना चाहिए। देखिए अल्पकालिक स्मृति के अध्ययन की एक विधि छानबीन प्रविधि भी है। देखिए मैंने बताया पहले कि दूसरी जो विधि है क्या है, छानबीन प्रविधिक विधि है। तो छानबीन प्रविधि विधि कौन-सी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इस विधि के अंतर्गत क्या किया गया था, व्यक्ति के सम्मुख कुछ सार्थक, निरर्थक या युग्मित सहचर पद क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किए जाते थे। कुछ समय पश्चात क्या होता है, उन्हीं क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किए गए पदों में से किसी एक पद को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को कहा जाता है कि पहले प्रस्तुत की गई पद श्रृंखला को में अब देखिए ये परीक्षण है, इस परीक्षण को अगर आप लोग एक बार जब कर लेंगे ना, तो निश्चित से ये दिमाग में एकदम आप लोग के फिट हो जाएगा, जल्दी भूलेंगे नहीं। मैं तो यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर बता रहा हूँ आप लोगों को, छानबीन प्राविधिक विधि, तो ये प्रैक्टिकल तौर पर थोड़ा-सा अगर करते तो इस पर और भी अच्छे से आप लोग समझते इसको। कुछ समय के उपरांत क्या होता है, उन्हीं क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किए गए पदों में से किसी एक पद को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को कहा जाता है कि पहले प्रस्तुत की गई पद श्रृंखला में उस पद के उपरांत आने वाला पद बताइए। जैसे कोई अंक दिया गया, कोई पद दिया गया, कोई सीरीज़ दिया गया, अब पूछ लिया गया भैया ये जो सीरीज़ थी तो उसके पीछे क्या था? या इसके आगे क्या था? अब उसके बारे में पूछ लिया जाए। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति की धारणा को ज्ञात कर लिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं छानबीन प्रविधिक विधि और इसमें सीरीज़ तैयार किया मतलब कई प्रकार का टास्क मिलता है इसमें डिस्कशंस तो जिसके बेस पर काम किया जाता है। और मनोविज्ञान जो डिस्कशंस तो जानते हैं कि मन का विज्ञान होता है, स्मृति का विज्ञान होता है, चेतना का विज्ञान होता है, अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अपने आत्मा का विज्ञान होता है। बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, बहुत ही आनंद आता है, आनंददायक सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट जाकर देखिए और भी सब्जेक्ट के आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर अभी आप लोग को मिलेगा डिस्कस, उस नंबर का भी भरपूर लाभ उठाइए। व्हाट्सएप मैसेज करके एक छोटा-सा और इस चैनल की हेल्प के रूप में एक काम ज़रूर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।
डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई के प्रति भी थोड़ा-सा बढ़ा लीजिए आप लोग फ़ियर, क्योंकि ये आ गया है अब न्यू ईयर। समय बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन इस बार जो है फरवरी में होने वाले हैं। ये आप लोग जान रहे हैं, चर्चा का पूरा विषय बना हुआ, और बिहार का टाइम टेबल भी आया हुआ है, उससे भी आप लोग सीख लीजिए, और सीबीएसई बोर्ड का भी टाइम टेबल आ गया है, उससे भी सीख लीजिए, और लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि लापरवाही करेंगे दोस्तों, तो इसका पश्चाताप केवल और केवल आपको ही झेलना पड़ेगा। मनोविज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। मनोविज्ञान के बच्चों के लिए आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, और निश्चित तौर पर यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मनोविज्ञान के बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिलेशंस, जो पहला यहाँ प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। देखिए रिलेशंस, शेल्डन की बात हो रही है यहाँ पर। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बांटे और किस आधार पर किया गया था उनके द्वारा डिफाइन, तो ये हम लोग इस पर डिस्कशन पूरा करेंगे, पूरा पूरा फुल डिस्कशन, और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना, ये एक शर्त है। देखिए शेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। शेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत देखिए व्यक्तित्व के संगठक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से? व्यक्तित्व के संगठक सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। शेल्डन ने क्या किया था दोस्तों, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए जैविक आधार को महत्वपूर्ण माना इन्होंने। किसको माना था? जैविक आधार को माना था इन्होंने, ठीक है। किस आधार को माना था? जैविक आधार को। अर्थात मानवीय व्यक्तित्व की जड़ें उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर, देखिए शारीरिक बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर, यानी शारीरिक संरचना तथा शरीर के विभिन्न संस्थाओं की क्रियाविधि में निहित है। तो इस प्रकार से उन्होंने व्यक्तित्व को डिफाइन किया हुआ था, यानी शारीरिक संरचना के आधार पर जो देने वाले व्यक्तित्व के प्रकार थे, उनका नाम था शेल्डन। शेल्डन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। और देखिए किस प्रकार से उन्होंने बताया था, और हालांकि चीज़ों को जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आया कि नहीं, हाँ उनका भी जो दिया गया व्यवस्था था वो कहीं न कहीं से बहुत ही सही था, या उन्होंने जो अपना लॉजिक दिया था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखिए, बात जब होती है तो शेल्डन के अनुसार क्या होता है, संगठन शब्द का अर्थ जो था सन 1899 में शेल्डन ने संगठन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि संगठन ने से शेल्डन का आशय मनुष्य के शरीर की संरचना, देखिए मनुष्य के शरीर की संरचना, अभी बाद में मैं नीचे करूँगा आप लोगों से, क्रियाविधि तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली इत्यादि से है। देखिए, संगठन का मतलब क्या था, मनुष्य के शरीर की संरचना के बारे में बात किया गया, और उनकी क्रियाविधि के बारे में, और अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली जो थी, उनके आधार पर इसको क्या किया गया, संगठन को बाँटा गया था। किसके बेस पर? शरीर की संरचना के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर, और अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली के आधार पर, ठीक है? जो प्राय परिवर्तनशील, जो प्राय परिवर्तित नहीं होती है। शेल्डन का यह भी मानना है कि मनुष्य की यह शारीरिक बनावट एवं कार्यप्रणाली उसके स्वभाव, व्यवहार एवं आदतें, दृष्टिकोण इत्यादि को प्रभावित करती है। देखिए उसमें जो होता है, कहने का मतलब जो शारीरिक बनावट था और ये कार्यप्रणाली होगी, वो कहीं न कहीं से उस व्यक्ति के स्वभाव में जो होगी देखने को मिल जाएगी, उसके व्यवहार में देखने को मिल जाएगी, उसके आदतों में देखने को मिल जाएगी, और उसके दृष्टिकोण अगर देखा भी जाएगा, जिस भी दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो वो व्यवहार जो होगा उनके अंदर ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, जब वैसे शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति होंगे तो। तो देखिए अब ये बातों की गहराई की ओर धीरे-धीरे आप लोग बढ़ रहे हैं कि हाँ, ये कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग अभी इस पर बात करेंगे तुरंत आगे। लिक्विडेशंस यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? उनका जो कहना था, तो उन्होंने देखिए शिलर ने व्यक्तित्व के सिद्धांत को हम बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए 3 पहला पहला क्या था, शेल्डन के अनुसार शरीर गठन के प्रकार। शेल्डन के अनुसार क्या किया गया था, शरीर गठन के प्रकार को बाँटा गया था। शेल्डन के अनुसार क्या गया था, मानव स्वभाव के भेद में बात की गई थी, और तीसरा जो था शारीरिक संरचना का व्यवहार के साथ क्या संबंध है, इस पर उन्होंने अपना बात किया हुआ था। तो शेल्डन के अनुसार देखिए व्यक्तित्व का जो था विभाजन, वो शारीरिक संगठन यानी शारीरिक संरचना के आधार पर उन्होंने बताया था, ठीक है। और एसेंस, ये नंबर जो आप लोग को दिख रहा है एसेंस आपके अंदर, और साथ ही साथ आपके क्लासमेट के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला चैनल है एसेंस, और ये नंबर भी 950 690 250 7 नाम का ये नंबर जो है, इस नंबर से व्हाट्सएप में ज़रूर कीजिए, और जो भी आप लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है, जो आप लोग को दिक्कत है, जो आपका डाउट है, तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जुड़कर आप लोग उनसे उसमें भी कर सकते हैं, और ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को डीजे सर चैनल के। 950 690 257 नाम का जो है नंबर है, इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित ज़रूर कीजिए। ठीक है, से क्योंकि यहाँ पर काम होता है, ठीक है ना। और एक दिन ऐसा आएगा जब डीजे सर चैनल का जो ये काम बोलेगा भी, और निश्चित तौर पर आप लोग को प्रभावित भी करेगा, और तब आप लोग को कहना नहीं पड़ेगा कि हाँ डियर फ्रेंड्स, इसको अपने क्लासमेट में फैलाइए। आप ऑटोमेटिकली इसको अपने क्लासमेट पर, दूर दराज के जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, सभी पर आप स्वतः ही इसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग यदि डीजे सर चैनल के फैमिली मेम्बर्स हैं, डीजे सर चैनल के अगर सब्सक्राइबर में आप जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि डीजे सर चैनल
तो डीजे सर चैनल को एक ब्रॉड लेवल पर ले जाने के लिए और यूट्यूब की दुनिया में एक अलग पहचान बनाने के लिए अपना योगदान ज़रूर कीजिए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए बात हो रही है शेल्डन की, यहाँ पर डिस्कशन हम लोग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। शरीर गठन के प्रकार के आधार पर देखा जाए तो विद्यार्थियों अगर डिस्कशन यदि आप लोग के साथ हम लोग बात करें, देखिए तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है शेल्डन ने क्या किया था, शारीरिक बनावट के आधार पर देखिए मनुष्य के 3 प्रकार से भेद बतलाए थे उन्होंने। कौन-कौन बतलाए थे? 3 प्रकार से बताए थे। कौन-कौन था? एंडोमॉर्फिक था। देखिए पहला जो प्रकार आया वो क्या आया? एंडोमॉर्फिक था और दूसरा जो था मेसोमॉर्फिक था। क्या था? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ये तीनों टाइप है ड्यूरेशंस और शारीरिक संरचना यानी शारीरिक बनावट के आधार पर देखा जाए, शारीरिक संरचना के बनावट के आधार पर देखा जाए तो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक इन तीनों के आधार पर जो है व्यक्तित्व को डिफाइन किया था शेल्डन साहब ने। तो शेल्डन ने किस प्रकार से बताया था डिस्टेंस, आइए हम लोग देखते हैं उसको। ये पहला जो महत्वपूर्ण बात आता है इसमें, जो पहली महत्वपूर्ण बात इसमें जो कि शेल्डन जी के द्वारा की गई थी, एंडोमॉर्फी के बारे में किया था उन्होंने। तो एंडोमॉर्फिक में उन्होंने बताया क्या था डिस्टेंस, उन्होंने देखिए किस प्रकार से इसकी विशेषता को बताया था। तो उन्होंने बताया था कि शरीर में क्या होता है डिस्टेंस, जो एंडोमॉर्फिक के लोग होते हैं तो उनके शरीर में चिकनाई की बात हो गई। शरीर का गोलाकार होना, शरीर कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक है? स्थूलकाय होता है और पेट का आगे की तरफ निकला होना रहता है और भोजन प्रेमी होते हैं, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो, और ये आराम पसंद करते हैं और मिलनसार होते हैं। मतलब कुछ मिजाज होते हैं नॉर्मली ज़्यादातर देखें जैसे कॉमेडियन वगैरह का जो हँसी मज़ाक वगैरह करते हैं तो आप उनको इसमें रख सकते हैं। एंडोमॉर्फिक वाले में मिलनसार टाइप में होते हैं, सभी लोगों से मिल-जुल कर रहना इनको पसंद होता है। जैसे देखते हैं आप लोग कॉमेडी वगैरह देखते हैं, जैसे जॉनी लीवर को देख लिए आप और ब्रह्मानंदन को देख लिए साउथ वाले में। तो ऐसे 3, 4, 5 एक्टर, बहुत तरीके के एक्टर आप लोग को मिलेंगे जो कि राम रामपाल को ही देख लीजिए। तो ऐसे पार्टिकुलरली राजपाल यादव को जैसे हो गए, तो ऐसे पार्टिकुलरली कई हैं जो कि देखिए एंडोमॉर्फिक में इनको हम लोग रख सकते हैं। तो यानी शरीर का गोलाकार होना, स्थूलकाय है, पेट का आगे की तरफ निकला हुआ, भोजन प्रेमी होते हैं ये लोग और आराम पसंद करते हैं और मिलनसार भी होते हैं, ठीक है? मिलनसार मतलब इनके अंदर ये गुण होता है और सभी लोगों के साथ मिल-जुल कर ही रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। तो ये इनके आधार पर बताया गया था, यानी व्यक्ति जो भी ऐसे वो जिनका मतलब शारीरिक बनावट इस प्रकार से होगा तो ऑटोमैटिकली उनके अंदर ये सभी व्यवस्थाएँ देखने को मिलेंगी। ये सेल्डन साहब का कथन था, ठीक है? उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और अपने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने इस बात को बताया था। देखिए, जब सेकंड में हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर जो सेकंड प्रकार बताया गया तो मेसोमॉर्फी बताया गया था। क्या बताया गया था? मेसोमॉर्फी को बताया गया था। मेसोमॉर्फी रचना वाले मनुष्य में निम्न विशेषताएँ होती हैं। कैसी-कैसी विशेषताएँ? देखिए, मांसपेशियाँ तथा हड्डियों की प्रधानता होती है। देखिए, मांसपेशियों का मतलब अगर जैसे ये मजबूत होते हैं, थोड़ा-सा हट्टे-कट्टे होते हैं, तगड़े होते हैं, जैसे कहते नहीं आप लोग कि सिक्स पैक हो गया, बॉडी बिल्डर हैं, एकदम हैवी-तैवी हैं, लोग कहते नहीं हैं? तो वही चीज़ होता है यहाँ पर। नहीं, मेसोमॉर्फिक रचना वाले जो मनुष्य होंगे, विशेषताएँ में देखा जाए तो मांसपेशियाँ तथा हड्डियों की प्रधानता होती है, मतलब इनकी मांसपेशियाँ मजबूत और हड्डियाँ भी मजबूत तौर पर होते हैं और संयोजक ऊतकों की प्रधानता होती है, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है भाई, मजबूत इतने जब होंगे तो उनके अंदर साहस तो रहेगा ही, तो साहसी भी होते हैं और ये ऊर्जावान होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं, ठीक है? और ज़्यादातर इनको देखिए जैसे वो अकेले में भी वो पसंद करते हैं, लोगों के बीच में भी ये ज़्यादातर अकेले भी रहना इनके अंदर आदत रहता है, ये रह जाते हैं और मिलनसार टाइप में बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये अकेले भी रह लेते हैं, अकेले में उनको भी मतलब सही रहता है और दृढ़ निश्चयी रहते हैं, संकल्पी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये इनके अंदर करेज पाया जाता है, साहस से भरे हुए रहते हैं। तो ऑटोमैटिकली जो मेसोमॉर्फी होते हैं, ऐसे शरीर की बनावट वाले, तो उनके अंदर उनके व्यक्तित्व में ये सभी चीज़ें ऑटोमैटिकली देखने को मिलेंगी। ये सेल्डन साहब का कथन था कि भैया जो मेसोमॉर्फिक होगा तो ऑटोमैटिकली उसके अंदर ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग ग प्रश्न की ग देखिए पॉइंट की ओर। ग में उन्होंने देखिए क्या बताया था? एक्टोमॉर्फिक को बताया था। किसको? तीसरे प्रकार में देखिए एक्टोमॉर्फिक को बताया था उन्होंने। किसको बताया था? एक्टोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक को। तो एक्टोमॉर्फी रचना वाले व्यक्ति को प्रमुख विशेषताएँ बताया था उन्होंने किस प्रकार से, चलिए उस पे बात करते हैं हम लोग। देखिए जो बताया था इन्होंने कि दुबला-पतला शरीर, पहले ही देखिए एक्टोमॉर्फी में दुबला-पतला शरीर रहेगा, शारीरिक कोमलता रहेगी लेकिन दुबला-पतला शरीर रहेगा लेकिन शारीरिक कोमलता रहेगी, मस्तिष्क का बड़ा होना थोड़ा-सा रहेगा और कला प्रेमी होते हैं ये लोग। क्या होते हैं? कला प्रेमी होते हैं, ठीक ना? और भयग्रस्त होते हैं, इनको थोड़ा-सा भय भी लगता है। दुबले-पतले शरीर वाले जो रहते हैं तो शारीरिक कोमलता होती है उनकी और मस्तिष्क का बड़ा होना और कला प्रेमी होते हैं ये लोग और भय से ग्रस्त होते हैं। मतलब किसी बातों पर थोड़ा, मतलब कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी बातों को लेकर वो भयग्रस्त रहते हैं, डर में रहते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं और नियंत्रित स्वभाव वाले होते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो नियंत्रित होता है और मस्तिष्क की प्रधानता इनकी होती है, ठीक है? तो इस तरीके के गुण वाले जो होते हैं वो एक्टोमॉर्फिक में रहते हैं, ठीक है? तो किस तरीके से आप लोग के साथ बातें की गई, बहुत मोटे यहाँ पर बात किया गया और एक एवरेज में बात किया गया और एक बहुत पतले लोगों की बात किया गया। तो इस 3 तरीके से 3 टाइप पर शेल्डन ने अपना लेकर महत्वपूर्ण रूप से शारीरिक संरचना के बनावट के आधार पर उन्होंने बताया था। तो लिसन्स आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों
इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ, और यदि वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर चैनल लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला चैनल है, उसका नाम है डीजे सर, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। और ये सर मैंने जो नंबर एक दे रखा था उस नंबर को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर आप लोग को मिल जाएगा 950 690 690, ठीक है। और 285 7 नाम का एक नंबर है ये डिस्टेंस, तो इस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी इस नंबर से जोड़िए और दूर तक फैलाइए इस नंबर को। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य जो हैं उन जिलों में भी दूर दराज तक फैलाइए। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो चैनल है, लेकिन मुख्य रूप से जिस पर काम है कि जो इस पर वीडियोस बनाए जाते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पर काम कराई जाती है, वो केवल उत्तर प्रदेश के बालकों के लिए नहीं है, बल्कि बिहार बोर्ड हो गए आपके, झारखंड बोर्ड हो गए, उत्तराखंड बोर्ड हो गए, एमपी बोर्ड हो गए आपके, और राजस्थान बोर्ड हो गए। तो ये सभी के सभी जो 5-7 राज्य हैं उन सभी को ये कवर करने वाला चैनल है, उसका नाम है डीजे सर। और बिहार के बच्चों का देखिए टाइम टेबल आ गया है। आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए और रेगुलरली स्टडी कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं तो डीजे सर चैनल से एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। और यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। ऑडिशन से लास्ट समय में आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा कि लास्ट समय बचा हुआ तो इस समय थोड़ा-सा आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के आधार पर भी अपनी स्टडी करनी होगी, ठीक है? हालाँकि देखिए कहा था कि नंबर के लिए इंसान नहीं पढ़ता है, लेकिन नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो लास्ट में 1 से 2 महीने आप तो डीपली पहले कितना पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, तो कोई मायने विशेष नहीं रखता है। लेकिन आप लास्ट के 1-2 महीनों में कैसे अपनी तैयारी करते हैं? तो लेसन्स बहुत से बच्चे देखेंगे बहुत डीपली पढ़ने के बाद ही बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे देखेंगे अगर वो सही रणनीति बना लेते हैं तो वो लेसन्स को टॉपर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। और निश्चित तौर पर आप लोग को टॉपर बनों की लिस्ट में भेजने वाला जो चैनल लेसन्स उसका नाम है डीजे सर। इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग लेसन्स के इसी टॉपिक के साथ, और रेगुलरली जो है आप लोगों को क्लासेस भी मिल रहे हैं। तो आप लोग का भी एक परम कर्तव्य बनता है कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर या दूर-दराज के जो विद्यार्थी हैं, उन पर ज़रूर शेयर करें, ठीक है? चाहे वो आर्ट्स साइड के बच्चे हों, चाहे वो साइंस साइड के हों, चाहे वो कॉमर्स साइड के हों, और चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे वो 12th के हों। और 9th और 11th पर भी डिस्टेंस रेगुलरली क्लासेस आप लोग को मिलने लगे हैं, मिलेंगे उन पर भी। और लेकिन मुख्य रूप से देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो ये डिस्टेंस जो चैनल है, अब की बार बोर्ड पर वार तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोग इस चैनल का भरपूर सहयोग करेंगे। तो भरपूर सहयोग का मतलब डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर शेयर कर देंगे। देखिए डिस्टेंस से इस चैनल का कहीं न कहीं से एक ध्येय बना हुआ है, उद्देश्य बना हुआ है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपर बने वो कहीं न कहीं से डीजे सर चैनल से स्टडी किए हुए विद्यार्थी निकल कर सामने आएँ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी डीजे सर चैनल के लिए, डीजे सर चैनल के फैमिली मेंबर्स के लिए, और डीजे सर चैनल के सब्सक्राइबरों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। जो हम लोग का ये हार्ड वर्क आप लोग के लिए किया जाता है जाड़े के समयों में, इतनी व्यवस्थाओं में, इतनी अनियमितताओं में, और जान भी रहे हैं आप लोग कि डीएस चैनल का एक विद्यालय भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बाद, इतनी अनियमितताओं के बाद भी आप लोगों के लिए क्लासेज अवेलेबल करा पाना ये अपने आप में एक उपलब्धि ही है। तो उसमें बस आप लोग का सराहनीय योगदान इतना चाहिए डिस्टेंस कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। तो क्योंकि डिस्टेंस आप लोग को वीडियो तो बहुत अच्छा लगता है, कंटेंट भी आप लोग को अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग तो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन डिस्टेंस आप लोग छोटा-सा एक काम करना भूल जाते हैं, उसे लाइक नहीं करते हैं। यदि लाइक करते हैं डिस्टेंस आप लोग तो उससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बस एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और उसके साथ ही साथ यदि वीडियो को शेयर कर देते हैं तो वही हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल है चीज़, जो आप शेयर करते हैं और सब्सक्राइबर करते हैं डिस्टेंस, तो उसका तो पूरा का पूरा लाभ आप ही को मिलना है। तो डिस्टेंस का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी अन्य टॉपिक के साथ, लेकिन अपने सुझाव और अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स के थ्रू या तो जो नंबर मैंने दे रखा है उसके थ्रू हमें बताना या हम तक पहुंचाने का कष्ट ज़रूर करें। मोस्ट वेलकम न्यू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। क्लास 12th के बालकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, क्योंकि एक ही प्रश्न को शामिल किया गया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। स्क्रीन पर डिस्टेंस आप लोग को प्रश्न दिख रहा है, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है मनोविज्ञान का। पहला एक प्रश्न क्या है शामिल किया गया है, अधिगम के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है,
ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर देखा जाए अति लघु के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 3-4 प्रश्न शामिल हैं। लघु उत्तरीय के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 2 प्रश्न तो शामिल ही हैं। तो अधिगम के प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। डिस्कशन कंटेंट को आप लोग देखिए, बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है आप लोग को, और एक सशर्त है कि पूरा देखिएगा इसे। डीजे सर चैनल का ना देखिएगा वीडियो आधा, नहीं तो बन जाएगी डिस्कस या आप लोगों के लिए बाधा। कहने का मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण चीजें जो पढ़ रहे हैं आप, कंटेंट पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आप पढ़ रहे हैं, डिस्कस की प्रोबेबिलिटी की बेस पर जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो जितनी भी चीजें आप लोग को बताई जा रही हैं तो उनको पूरा देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या किया था, डिस्कस के प्रयास एवं भूल त्रुटि सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं हम लोग, इन्होंने दिया हुआ था। कौन दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने क्या हुआ था, 1898 में प्रतिपादित किया था उन्होंने। कब किया था? सन 1898 में। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयासों और भूलों का विशेष महत्व है। ठीक है, प्रयास करें और भूल जाएं तो इन दोनों चीजों का जो है पशुओं और मानवों को सिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत काम करता है। थॉर्नडाइक ने क्या किया, बहुत से प्रयोग जानवरों पर किए जो इस सिद्धांत को साबित करते हैं। इस सिद्धांत को संयोजनवाद और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। कहने का मतलब है क्या, प्रयास एवं भूल या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है इसे, इसका जो अन्य नाम क्या है, संयोजनवाद या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए उन्होंने क्या क्या था थॉर्नडाइक साहब ने। तो थॉर्नडाइक जो प्रयोग किए थे, थॉर्नडाइक का जो प्रयोग हुआ था वो किस पर हुआ था? थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर प्रयोग हुआ था। थॉर्नडाइक द्वारा किस पर हुआ था प्रयोग? बिल्ली पर हुआ था प्रयोग। ठीक है ना। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ठंडा तो देखिए इसमें थॉर्नडाइक ने क्या किया था, थॉर्नडाइक यहाँ पर हो जाएगा के लिए करने के लिए थॉर्नडाइक ने ना, तो ठंडा एक ने लिख दिया यहाँ पर, थॉर्नडाइक हो जाएगा आप लोगों का। बिल्ली पर प्रयोग किया। इस प्रयोग से उसने एक उलझन पेटी में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। पेटी के बाहर क्या किया गया, उसने एक मांस का टुकड़ा रख दिया। परीक्षण के शुरू होने पर बिल्ली मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उत्पाद उधम मचाने लगी। उसने दरवाजे खोलने के लिए कई प्रयास किए। यानी जब बिजली मतलब क्या किया थॉर्नडाइक साहब ने कि एक भूखी बिल्ली को उन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक है, और क्या किया कि मांस के टुकड़े को बाहर रख दिया। अब वो उसे प्राप्त करने के लिए पूरे जाल में जो जिसमें बंद थी, वो कैद थी, उसमें वो बहुत प्रयास की, मतलब खूब कूद रही है, इधर से उधर कूद रही है, उधर से इधर कूद रही है, बहुत प्रयास कर रही है कि कैसे वो उस चीज को पा जाए। तो काफी प्रयासों के बाद देखा जाए तो उछल कूद के दौरान अचानक बिल्ली का पंजा जो है चिटकनी के ऊपर पड़ जाता है। कहने का मतलब कि जो दरवाजे की घुंडी होती है उस पर जो पंजा होता है बिल्ली का, वो पड़ जाता है और पेटी का दरवाजा खुल गया। यानी पेटी जो थी वो उसका दरवाजा क्या हो गया, खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मांस का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। दूसरी बार परीक्षण करने पर कुछ समय में बिल्ली ने दरवाजा खोल लिया और अंत में वह एक ही प्रयास में दरवाजा खोलना सीख जाती है। यानी मतलब कहने का मतलब क्या, एडिशंस की जानवरों मतलब जब वो अभ्यास कराया गया, जब वो चीजें देखी गई, तो प्रयास एवं त्रुटि ना, प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से देखा जाए तो बिल्ली ने इस काम को अंजाम जो 10 बार 15 बार 20 बार में कर रही थी, अब वो 2 बार 3 बार और लास्ट में एक बार में भी उसने इस काम को अंजाम दे दिया। थॉर्नडाइक के बारे में दोस्तों सही, हम लोग आगे बात करते हैं, समझते हैं कि थॉर्नडाइक के बारे में कुछ और भी चीजें जानने का प्रयास करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए थॉर्नडाइक आपका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1874 में। थॉर्नडाइक साहब का जन्म कब हुआ था दोस्तों? सन 1874 में। थॉर्नडाइक क्या थे? अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिए थे। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत से अनेक, तो जो भी इन्होंने ज्ञान दिया दोस्तों उसका एक महत्वपूर्ण लाभ भी है। कहने का मतलब क्या है, अनेक मनोवैज्ञानिकों को अधिगम को समझने में सहायता मिलेगी। इन्होंने पशुओं पर प्रयोग कर अधिगम के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, इसलिए इसे पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह भी कहा जाता है। क्या कहता है? पशु मनोवैज्ञानिकों का पितामह। किन्हें? थॉर्नडाइक साहब को कहा जाता है पशु मनोवैज्ञानिकों का पिता भी कहते हैं इसे, इन्हें कहते हैं पितामह ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, बात रहेगा थॉर्नडाइक साहब के लिए अगर देखा जाए तो। देखिए जब इसमें हम लोग और पढ़ते हैं तो पितामह भी कहा गया।
थॉर्नडाइक ने जितने भी प्रयोग किए वे बिल्ली तथा चूहे पर उन्होंने किया था और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक साहब की जो मृत्यु हुई थी सन 1949 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1949 में। तो ये एक्सटर्नल रहेगा नॉलेज। इंटरनल नॉलेज को अगर आप बता देते हैं तो एग्जामिनर को थोड़ा आप प्रभावित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बोर्ड एग्जाम की धीरे धीरे घट रही है दूरी, ठीक है। जल्दी से आप सभी लोग अपनी तैयारी कर लीजिए पूरी। जाए कि अकेला बना ला अपन जीवन। कहने का मतलब है क्या डिस्टेंस की जाए कि अकेला का मतलब क्या है? बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अकेले पल पर ही लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, तत्पर रहिए, बेस्ट दीजिए। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम एडिशन देखिए, थॉर्नडाइक साहब के 3 महत्वपूर्ण नियम, इस तीनों का मैं फुल डिस्कशन करने वाला हूं और इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आप लोगों से ना पूछे, यानी तत्परता, अभ्यास या प्रभाव में से कोई एक ना पूछे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। यानी मनोविज्ञान का पेपर बनेगा तो उसमें इन तीनों नियमों में से कोई न कोई नियम का रहना फिक्स है, चाहे किसी भी प्रश्न का। पूरे को पूछता है तो दीर्घ उत्तरी में चला जाएगा, लघु उत्तरी, अति लघु, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, समझ जाइए। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आइए इन तीनों को हम लोग अलग अलग देखते हैं एडिशंस की। तत्परता का नियम क्या कहता है, अभ्यास का नियम क्या कहता है और प्रभाव का नियम क्या कहता है, और थॉर्नडाइक साहब ने किस तरीके से इस पर अपने विचारधाराएं रखी। देखिए पहली जब महत्वपूर्ण बात आती है तत्परता के नियम में, जब हम लोग बढ़ते हैं तो तत्परता का नियम देखिए क्या कहता है। यानी तत्परता का नियम उनका जो पहला नियम था तो उसमें क्या बताया गया, किस बात का जिक्र किया गया। थॉर्नडाइक का यह नियम हमें यह बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है, क्या आता है? आनंद की बात हो रही है देखिए यहाँ पर, यानी उसमें वो इंटरेस्ट लेता है उस काम को करने के लिए, तो उस कार्य को वह जल्दी ही कर लेता है। तथा जिस कार्य को करने में उसे रुचिपूर्ण नहीं लगता है, यानी रुचिकर नहीं लगता है, और कि इस काम में रुचि नहीं है, तो वो उस काम को नहीं करता है। यानी उस काम को करने में उसका मन भी नहीं लगता है और वो करता भी नहीं। जिसे कहते नहीं कि कुछ लोग, अरे यार वो कमा तो मन में ना लगा था, अरे यार तो कमा में मन लगा था हमारा। तो कहने का मतलब क्या है कि यार वो कमा था, मैं छोड़ा ही का नाम करता, मन करता करते रही। तो कहने का मतलब क्या है, रुचिपूर्ण नहीं लगता है, रुचिपूर्ण लगना नहीं, उस कार्य को करने में उनका मन नहीं लगता तथा वह उस कार्य को कर नहीं पाता है। कभी-कभी व्यक्ति के सीखने की इच्छा ना होने पर भी डर के मारे वह उस कार्य को करने तो लगता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। जैसे बहुत से विद्यार्थी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी की समस्याएँ निकल कर आती हैं कि उनको इंजीनियर नहीं बनना है। देखिए आप लोग जब थ्री इडियट मूवी देखे थे उसमें सिखाया गया था कि किसी का इच्छा था फोटोग्राफर बनने का तो उसको भी इंजीनियर बनाना है। किसी की इच्छा कुछ थी तो उसको भी इंजीनियर बनाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि तत्पर ही जब नए व्यक्ति नहीं है तो फिर उसको आप क्या करेंगे, कितनी ज़बरदस्ती करेंगे? वो उस कार्य को तो कर नहीं पाता। कभी-कभी व्यक्ति की सीखने की इच्छा ना होने पर भी डर के मारे वह उस कार्य को करने तो लगता है पर उसे सीख नहीं पाता है। यानी वह उसका जो है योद्धा नहीं बन पाता, उसमें उसको निपुणता नहीं मिल पाती है। ठीक है ना? देखिए, जैसे हम लोग अगर बात करें, देखिए यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। जैसे कोई बालक माता-पिता के डर से पढ़ने तो बैठ जाता है, भाई ज़ाहिर-सी बात है। माता-पिता का डर अगर देखा जाए तो भाई बालक है, छोटा है तो वो डर की वजह से क्या करने लगेगा? पढ़ने तो बैठ जाएगा। पर वह पढ़कर भी सीख नहीं पाता है क्योंकि चीज़ों को आप भी देख रहे होंगे डिस्टेंस, आप लोग भी डर के बता क्या है, पापा देखो तुम, माई देखो तुम, बाबू बोलने लगे, मम्मी बोलने लगेंगी। तो कहने का मतलब क्या, आप पढ़ने लगते हैं, पढ़कर भी सीख नहीं पाता है जब तक कि उसका मन ना लगे। 6 माह के शिशु को चलाना इसलिए नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि वह सहायक रूप से चलने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तत्पर नहीं है। फिर भी उसे पकड़ के चला तो सकते हैं, फिर भी वह उसे कर नहीं पाता है। यानी छोटे बच्चे हैं, उसको अगर आप सिखाने का ज़बरदस्ती प्रयास करेंगे, तो आप जब चलाएँगे पकड़ कर तब तक तो वो चलेगा। लेकिन जब आप उसे छोड़ देंगे तो वो फिर नहीं चलेगा, फिर भी वह उसे नहीं कर पाता है। ठीक है? अर्थात थॉर्नडाइक के इस नियम का आधार जो है वो परिपक्वता भी है। यानी जो व्यक्ति डिस्टेंस जो सीख रहा है चीज़ों को, तो वो क्या हो, सामाजिक और नहीं, मानसिक और शारीरिक तौर पर देखा जाए तो परिपक्व होना भी ज़रूरी है। तो पहला नियम यहाँ पर समाप्त होता है डिस्टेंस आप लोग का। तत्परता का नियम था ये, ठीक है? पहला क्या था? तत्परता का नियम, ना? तो ये पहला नियम है थॉर्नडाइक साहब का। चलिए यहाँ पर तो ये बात हो गया था फिर, ना? देखिए डिस्टेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, 950 690 222 साहब। तो इस नंबर से खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए और जाइए फटाक से व्हाट्सएप मैसेज कीजिए।
दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर प्रश्न रेशन, देखिए दूसरे महत्वपूर्ण जो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर नियम के रूप में, तो अभ्यास का नियम है। क्या है दूसरा नियम? अभ्यास का नियम है। यानी थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया आगे चल के कि नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी कार्य को बार-बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी ही सीख जाता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर वह उसे भूल भी जाता है। इस प्रकार या नियम प्रयोग करने या ना करने पर आधारित होता है। जैसे छोटे बच्चों को पहाड़ा याद करने के लिए दे दिया जाए तो उन्हें बार-बार दोहराने की आवश्यकता होती है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, छोटे बच्चों को जैसे छोटे बच्चे जब क्लास में 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो कहने का मतलब क्या डिस्टेंस दो पा मतलब ऐसी चीज़ दो जैसे 2 पाई 10 के 12, तो कहने का मतलब पूरा का पूरा एक 1, 2, 3 जैसे छोटे बच्चों को देखो प्राइमरी स्कूल में जब आप पढ़ते थे, 1 इकाई, 2 इकाई मतलब सब बच्चे जो हैं पूरा का पूरा खूब सिखाते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो एक बच्चा बोल रहा है ए तो सब के सब सुन के बोल रहे हैं ए, क जितने जोर ला के बोलते थे सब जोर ला के पता चला विद्यार्थी जो हैं वो बोलते थे उसको, ना? तो कहने का मतलब क्या डिस्टेंस क्या है मतलब कि देखिए छोटे पहाड़ा याद करने के लिए बार-बार दोहराने की आवश्यकता होती है। बालक बार-बार अभ्यास कर पहाड़ा याद कर लेता है लेकिन उस अभ्यास का उपयोग ना करने पर उसे भूल जाता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, जब अभ्यास करेगा तो याद रहेगा, छोड़ दिया तो भूल गया। तो कहने का मतलब दिक्कतें होती हैं फिर। तो इसलिए यह नियम बताता है कि अभ्यास के साथ-साथ उसे कार्य में भी लगातार लगातार लाना चाहिए, ठीक है ना? तभी सही मायने में अधिगम होगा। इस नियम के आधार पर साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, संगीत आदि सीखा जा सकता है। कहने का मतलब अगर आप सीख रहे हैं आज साइकिल चलाना, 2 दिन बंद कर दिए, फिरने की दिक्कत होने लगेगी आपको। टाइपिंग करना, टाइपिंग वगैरह की बातें कर रहे हैं आप, वहाँ पर संगीत आदि जो सीखा जाता है, सब का सब जो होता है कहीं न कहीं से अभ्यास के नियम पर ही होता है। बालकों के लिए मौखिक अभ्यास जो हो गया, पुनर्निरीक्षण हो गया तथा वाद-विवाद करते रहने से उनके अधिगम में क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या होता है उनके अधिगम में? वृद्धि देखने को मिलता है, ठीक है ना? थार्नडाइक द्वारा इस नियम को 2 भागों में बाँटा गया, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम और साथ ही साथ अनुपयोग के नियम को इसमें शामिल किया गया, ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा डिस्कस आप लोगों के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है डिस्कस आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये, ठीक है ना? तो ये तो हो गया आप लोग का पुनरीक्षणता वाद-विवाद करने की बातें हो गई यहाँ पर। अब देखिए थर्ड जो हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रभाव का नियम। तीसरा जो है महत्वपूर्ण जो है नियम वो कौन-सा है ड्यूसेस? प्रभाव का नियम है यहाँ पर। तीसरा प्रभाव का नियम देखिए क्या बताता है? थॉर्नडाइक का ये नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है। संतोष सिंह से आप ये क्लास ले भी रहे हैं ड्यूसेस और देखिए यहाँ पर ज़िक्र भी हो रहा है संतोष का। इन थॉर्नडाइक का ये नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? संतोष मिलता है। उससे वह बार-बार करता है, यानी उसे वह क्या करता है? बार-बार करता है, संतुष्टि मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? उस काम को बार-बार करना चाहेगा। तथा जिन कार्यों में असंतोष मिलता है, यानी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसे वह नहीं करना चाहता या जिस कार्य को करने से व्यक्ति को कष्ट होता है और दुखद फल प्राप्त होता है, उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे कुछ लाभ मिले, हानि ना हो। भाई उसे लाभ मिले, उसे हानि न हो तथा उसे करने में संतोष की प्राप्ति हो। संक्षेप में जिस कार्य को करने से उसे पुरस्कार मिलता है, उसे सीखता है वो। भाई ज़ाहिर-सी बात है स्वाभाविक है सीखेगा व्यक्ति उसे और जब चीज़ें सीखता है और जिस कार्य को करने से कष्ट या दंड की प्राप्ति होती है, उसे वो नहीं सीखना चाहता है। जैसे कहा जाता है झूठ मत बोलो, ना? चोरी मत करो, तो ये सभी बातें जो हो गई प्रभाव का नियम प्रभाव तो कि जानते हैं हम लोग कि ये सभी चीज़ें होंगी तो इसका ये प्रभाव है, ना? दुष्प्रभाव है, तो वो चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं ना, अच्छी आदतों को सीखना, अच्छी बातों को सीखना। तो लिसन्स ये 3 महत्वपूर्ण जो बातें की गई ना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और उसके साथ ही साथ क्या था आप लोगों का? प्रभाव का नियम, ठीक है ना? ये 3 महत्वपूर्ण नियम जो थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया था और लिसन्स ये नंबर दिख रहा है जो आप लोगों को इस नंबर का भरपूर लाभ उठाइए और इसे दूर तक फैलाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।